गवर्नमेंट ने इतना पैसा छाप दिया और भर भर के लोगों को दे दिया, तो वहां एक बिस्किट का पैकेट लेने के लिए भी लोगों को थैला भर भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। नहीं, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा। हाँ, मतलब भगवान ही समझ लो। तो बेसिकली पैसा होता क्या है। हाँ, मतलब अभी तुम अपने जेब में से पैसा निकाल के करारे नोट बता दोगे तो यार उसको अंदर रख लो, क्योंकि उसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है। नोट की अपने आप में क्या वैल्यू है, वो तो एक कागज़ का टुकड़ा है। अभी कल से मोदी जी आके बोल देंगे भाइयों और बहनों, तो किसी काम के नहीं रह जाएंगे आपके नोट। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपके पास राजा महाराजाओं के टाइम के सोने के सिक्के हैं। अपार्ट फ्रॉम जोक, इस वीडियो में हम लोग मनी से और करेंसी से रिलेटेड कई सारी बातें जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो यार, हम सभी जानते हैं कि करेंसी या मनी जो है वो हमारे सामान खरीदने में, सामान बेचने में, टैक्स चुकाने में, लोन चुकाने में हमारी हेल्प करती है। लेकिन क्या इस नोट की या इस करेंसी की अपने आप में कोई वैल्यू होती है? जवाब है नहीं, इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। ये तो एक पेपर का टुकड़ा है। तो इसको वैल्यू कौन देता है? इसको वैल्यू देती है हमारी गवर्नमेंट, जो इसको ऑथराइज करती है। और इसको वैल्यू देते हैं हम लोग, जो इसको हम लोग आपस में एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी को फिएट मनी कहा जाता है, जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन इसको गवर्नमेंट ऑथराइज करती है और लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। फिएट मनी को इस वीडियो के आखिर में और अच्छी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके पहले और भी कई सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी फिएट मनी को और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं कि बार्टर सिस्टम से हम लोग करेंसी तक कैसे आए। बार्टर सिस्टम में हम लोग रियल वैल्यू के बदले रियल वैल्यू एक्सचेंज करते थे, कमोडिटी के बदले कमोडिटी एक्सचेंज करते थे या सर्विस एक्सचेंज करते थे। तो हम लोग आज एक कागज के टुकड़े के बदले कई सारी चीजें खरीद लेते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बार्टर सिस्टम से करेंसी तक कैसे आए। एक एग्जांपल के लिए हम एक सुनार लेते हैं जो सोने चांदी का व्यापार करता है। अभी थोड़े टाइम के लिए बीच का वो टाइम हम लोग स्किप कर देते हैं जब सोने चांदी के सिक्के चलते थे, जब राजा महाराजा सोने चांदी के सिक्के यूज करते थे एज ए करेंसी। वो टाइम हम लोग थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, एग्जाम्पल के लिए स्किप कर देते हैं। तो एक सुनार हम लेते हैं जो सोने चांदी का व्यापार करता है। हम मान लीजिए कि मेरे को बाहर कहीं जाना है अपना देश छोड़ के, और मेरे पास कुछ सोना रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरा सुनार बड़ा भरोसेमंद है, तो मैं उसको अपना वो सोना, जो 1 किलो सोना मेरे पास रखा हुआ है, वो मैं उसको दे के और चले जाऊंगा। तो वो उसके बदले मेरे को एक रिसिप्ट बना के दे देगा कि मैं इसको 1 किलो सोने देने का वचन करता हूँ। अब जब मैं वापस लौट के आया, मैंने उसको रसीद दिखाई, उसने मेरे को सोना वापस कर दिया। अब उस सुनार के पास कई लोग आते हैं ऐसे जो उसके पास सोना रख के और कहीं चले जाते हैं, क्योंकि उनको सोने के ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिल जाता था। अब सब लोगों के पास अपनी अपनी रिसिप्ट होती थी। अब कई बार लोग रिसिप्ट के बदले रिसिप्ट एक्सचेंज कर लेते थे, क्योंकि उनको सुनार पे भरोसा होता था कि जब भी जाएंगे तो उसके पास हमको हमारा सोना मिल जाएगा। तो एक टाइम आया कि वो रिसिप्ट ही काम में आने लगी। लोग उस रिसिप्ट से ही सामान खरीदना और बेचना चालू कर दिया। उस सुनार के पास उनको जाने की जरूरत ही नहीं लगती अपना सोना वापस लेने के लिए। तो इसको ही हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। अब यहाँ पे जो सुनार है हमारा, वो हो गई हमारा आरबीआई, और जो ग्राहक है वो लोग हो गए हम, और जो रिसिप्ट है वो हो गए हमारी करेंसी या हमारे नोट। तो यहाँ हमारा जो सुनार है वो है आरबीआई, और जिसको जो रिसिप्ट छापने की जो अथॉरिटी देती है वो देती है हमारी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा जो रिसिप्ट है, मतलब हमारी जो करेंसी है, वो आरबीआई के लिए एक लायबिलिटी है कि हम कभी भी जाके उनसे हमारा सोना मांग सकते हैं। लेकिन वेट,
यहाँ पे एक चीज और है जो हमको समझनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप अपनी करेंसी के बदले आरबीआई से गोल्ड मांग लें। ये 1933 में ही खत्म हो गया था। 1933 में ही एक कानून आया था, यूएस फेडरल ने इसको बनाया था। क्या कहता है वो कानून? उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम क्या बोलता है? अब क्या हो गया कि उस सुनार के ऊपर लोगों का इतना भरोसा हो गया कि उसके पास कोई भी नहीं आता था अपना गोल्ड वापस लेने। आते भी थे तो सिर्फ 10-15% लोग आते थे। तो उस सुनार ने देखा कि यार मेरा रिसिप्ट ही एज अ करेंसी काम कर रहा है, मेरे रिसिप्ट से ही काम हो रही है और मेरे को इतना गोल्ड रखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे गोल्ड लेने के लिए। तो उसने क्या सोचा कि मैं 10 से 15% बचा के रख लेता हूँ जो लोग आ रहे हैं 10-15% लेने के लिए, और बाकी का सब मैं वापस ब्याज पे लगा देता हूँ। मतलब वो 10-15% से अगर उसके पास 1 किलो सोना है तो वो 10 नोट बना सकता था, मतलब 10 किलो के नोट छाप सकता था। तो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम यही है, उसमें सिर्फ एक प्रोपोर्शनल आपको रिजर्व रखना पड़ेगा और उसके बिहाफ पे आप करेंसी छाप सकते हो। तो उस टाइम पे ये 40% इन्होंने रिजर्व रखने का प्रावधान बनाया था 40। लेकिन 1956 में ये प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम भी खत्म करके मिनिमम रिजर्व सिस्टम अपनाया भारत ने। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये बोलता है कि आपको 10-15% भी रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 200 करोड़ रुपए रख सकते हो, क्योंकि अब 100% लोग नहीं आते हमारे पास में गोल्ड लेने के लिए। अब कोई नहीं आता अब गोल्ड लेने के लिए, तो आप सिर्फ 200 करोड़ का रिजर्व अपने पास रखो। 200 करोड़ में से 115 करोड़ जो है वो गोल्ड के रूप में आप रखो, और जो बाकी के 85 करोड़ रुपए वो फॉरेन करेंसी के रूप में आप रखो। तो अब क्या हो गया कि हमारा आरबीआई जितना चाहे उतना पैसा छाप सकता है, जितनी चाहे उतनी करेंसी छाप सकता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर आरबीआई को देखने पड़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि आरबीआई चाहे जितना पैसा छाप सकती है तो पैसा सबको छाप के बांट क्यों नहीं देती है? तो आरबीआई ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आरबीआई को देखना पड़ता है कि कहीं नोट इतने भी ज़्यादा ना आ जाए मार्केट में कि इन्फ्लेशन आ जाए, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और आरबीआई को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मनी का सप्लाई कम ना हो जाए मार्केट से कि मंदी का दौर शुरू हो जाए। तो ये आरबीआई और गवर्नमेंट कई फैक्टर्स पे मिलजुल के काम करती है कि कितने नोट छापते हैं, मेनली कितना प्रोडक्शन है देश का, उसका एस्टिमेट निकाला जाता है और उसके हिसाब से नोट की प्रिंटिंग होती है। अच्छा, सिर्फ 1 रुपए का नोट ऐसा है जो आरबीआई नहीं छापती है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, और उस पर हमारे सेक्रेटरी के साइन होते हैं, और बाकी जितने भी नोट होते हैं, जितनी भी करेंसीज होती है, उन पे हमारे आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। तो अभी तक इस वीडियो में हमने जाना रिप्रेजेंटेटिव मनी, रिप्रेजेंटेटिव करेंसी क्या होती है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम क्या होता है। अब जानते हैं कि आरबीआई पैसा छाप के सर्कुलेशन के अंदर कैसे लेके आती है। तो आरबीआई इनको बॉन्ड्स के जरिए सप्लाई चेन में लेके आती है। ये बॉन्ड आरबीआई को गवर्नमेंट इशू करते हैं। बॉन्ड का मतलब हुआ कि जितना पैसा आरबीआई से गवर्नमेंट लेती है वो उसकी एक सिक्योरिटी होती है, तो इसको सिक्योरिटी बॉन्ड कहा जाता है। दूसरी चीज हो गई, आरबीआई कुछ एसेट्स खरीदती है जैसे कि गोल्ड। तो इस तरीके से ये पैसा मनी सप्लाई के अंदर लाया जाता है, पूरा सर्कुलेशन के अंदर लाया जाता है। अब जो ये बॉन्ड्स है, इनकी खरीदी बिक्री करके ही आरबीआई पैसे को मेंटेन करती है, जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करती है। तो ये जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, इनको खरीदा जाता है और बेचा जाता है। तो जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया है, तो वो इन सिक्योरिटी बॉन्ड्स को बेचती है। इनकी खरीद जो है वो कमर्शियल बैंक्स करती है, और इनकी बिक्री करके जो पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास है वो आरबीआई वापस अपने पास ले आती है। तो इससे पूरे मार्केट में जो मनी का सप्लाई है वो कम हो जाता है। और जब आरबीआई चाहती है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े, तो वो इन बॉन्ड्स को खरीदती है, और आरबीआई इन बॉन्ड्स के बदले कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है। कमर्शियल बैंक्स वो पैसा आगे और सर्कुलेशन में लेके आते हैं। तो इस तरह आरबीआई पूरे मनी पे अपना कंट्रोल रखती है। अब थोड़ी फॉरेन करेंसी की कहानी समझते हैं कि कैसे हमारी करेंसी और फॉरेन करेंसी के रेट में इतना डिफरेंस आता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, वही सुनार वाला,
कि मान लो एक सुनार है और उसके सामने दूसरा सुनार है, तो एक सुनार के पास में 1 किलो सोना और उसकी उसने एक रिसिप्ट बना के दी है, वहीं सामने भी सुनार है, उसके पास 1 किलो सोना है, मतलब दोनों के पास 1-1 किलो सोना है, लेकिन सामने वाले सुनार ने उसकी 2 रिसिप्ट बना के दे दी। अब जब दोनों रिसिप्ट मार्केट में जाएगी तो जो पहला सुनार है उसकी रिसिप्ट की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका जो बैकअप है वो 1 किलो सोना है, और उसका जो बैकअप है उसके एक नोट के बदले आधा किलो ही सोना हुआ पीछे, मतलब अब उसने 1 किलो के बदले 2 नोट इशू करे। तो इस तरीके से ये लोग डिसाइड करते हैं। दूसरी बात हो गई कि हो सकता है कि इसके पास 2 किलो सोना और उसके पास 1 किलो सोना हो, मतलब दोनों ने एक एक ही नोट छापा है, लेकिन इसके पास ज्यादा सोना, उसके पास कम सोना है। तो यहाँ पे भी ये होगा कि इसके नोट की वैल्यू उसके नोट से डबल रहेगी। इसको बोलते हैं, इसी तरीके से हमारे करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। लेकिन जो इंडिया है वो फिक्स एक्सचेंज रेट पे नहीं चलता है, वो चलता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पूरा फॉरेन करेंसी मार्केट डिसाइड करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिसाइड करता है। अब ये कई फैक्टर्स पे होता है, मेनली सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चलता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे शेयर मार्केट होता है वैसे ही फॉरेक्स मार्केट होता है, तो उसमें कई सारे फैक्टर्स पे ये वैल्यू डिसाइड होती है। इंडिया में एक्सचेंज रेट्स के अलग अलग टाइम पे अलग अलग मॉडल अपनाए गए हैं और इसकी हिस्ट्री काफ़ी लंबी है। तो अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं इस पे एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा आपको, क्योंकि मेरे हिसाब से 15-20 मिनट लगेंगे उसको पूरा डिटेल में समझाने के लिए। तो उस पर एक अलग से हम लोग वीडियो बना देंगे, और उस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि इंटरनेशनल बॉडीज जो होती है, जैसे IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक हो गया, या IBRD हो गया, तो ये इंटरनेशनल बॉडीज कैसे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है और इनका क्या रोल होता है, क्या काम करती है, ये भी हम उस वीडियो में समझ सकते हैं। तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको एक्सचेंज रेट पे अलग से वीडियो चाहिए तो अभी तक हमने समझा कि RBI कैसे पैसे को सर्कुलेशन में लेके आती है, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाते हुए सबको समझ में आए, इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। अब दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपने सुनी होगी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो क्या होता है रेपो रेट और क्या होता है रिवर्स रेपो रेट? जो हमारा RBI है, जो हमारी सेंट्रल बैंक है, वो बैंकों की भी बैंक है, मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी भी बैंक है RBI। तो जैसे हम अपना पैसा सेविंग करने के लिए बैंक में जमा करते हैं, और जब हमको लोन की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, वैसे ही जब कमर्शियल बैंक्स को कुछ पैसा उनका सेव रखना होता है या उनको इंटरेस्ट अर्न करना होता है, तो वो अपना पैसा RBI के पास जमा करती है, और जब उनको लोन की जरूरत पड़ती है तो वो RBI से पैसा लेके आती है। तो जब RBI इन बैंक्स को लोन देती है तो उसको बोला जाता है, जो उस पर इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है उसको बोला जाता है रेपो रेट। और जब ये कमर्शियल बैंक्स RBI के पास अपना पैसा जमा रखती है और उस पर जो ये इंटरेस्ट कमाती है तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो अब समझते हैं कि रेपो रेट के बढ़ने और घटने से क्या फर्क आता है, और रिवर्स रेपो रेट के घटने और बढ़ने से क्या फर्क आता है हमारी पूरी इकोनॉमी पे। तो जब रेपो रेट बढ़ेगा मतलब कमर्शियल बैंक्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। जब कमर्शियल बैंक्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक्स जो आम लोगों को लोन देती है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट बढ़ा देगी। तो जब आम लोगों के ऊपर जो लोन है उस पर अगर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो लोग कम लोन लेंगे, पैसे का मार्केट में फ्लो कम हो जाएगा, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, तो लोग मार्केट में पैसा कम डालेंगे। तो ओवरऑल ये मार्केट में पैसे का फ्लो इससे कम हो जाएगा। मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो गया मतलब ये पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करता है। लेकिन कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे RBI को रेपो रेट बढ़ाना पड़ता है। रिवर्स इसके उल्टे जब RBI रेपो रेट कम करता है तो RBI रेपो रेट कम करेगा तो बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा। बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा तो पूरे बैंकिंग सिस्टम में एक लिक्विडिटी आ जाएगी। बैंक्स आगे इस लिक्विडिटी को फॉरवर्ड करेंगे तो आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम ब्याज दर में उनको लोन मिल जाएगा, और कम से कम ब्याज दर में जब लोन मिलेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेसिंग करेंगे और इससे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। तो जब RBI चाहती है कि उसको सिस्टम के अंदर से लिक्विडिटी कम करनी है मनी की,
तो वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है। जैसे हमारे लिए बैंक्स में सेविंग करना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, हमारे लिए बैंक में पैसा सेव करना सबसे सेफ है, वैसे ही कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन बांटने के बजाय आरबीआई में पैसा जमा करना सबसे सेफ है। अगर उनको आरबीआई अच्छा इंटरेस्ट देगी तो वो क्यों लोन बांटेंगे? तो जब आरबीआई अच्छा इंटरेस्ट देगी उनको, तो वो जो लोन बांटने वाला पैसा वो वहां से निकाल करके पूरा आरबीआई में जमा कर देंगे। तो इससे जो पूरी लिक्विडिटी है वो खत्म हो जाएगी मार्केट के अंदर से। और जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम करती है तो इसका उल्टा इफेक्ट देखने को मिलता है। जब कमर्शियल बैंक्स को लगता है कि उनको मार्केट में ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो वो अपना आरबीआई में से अपना पैसा निकाल के सारा मार्केट में डाल देती है। तो वीडियो के शुरू में हमने बात की थी फिएट करेंसी की। फिएट करेंसी वो होती है जिसकी अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, वो बैकअप होती है गवर्नमेंट के थ्रू। तो फिएट करेंसी के कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान है। बहुत ज़्यादा नुकसान क्या है कि ये आपके बैंक में पड़े पड़े या आपके लॉकर में पड़े पड़े भी इसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब आप चौंकेंगे कि बैंक में पड़े पड़े या लॉकर में पड़े पड़े ये कम कैसे हो जाता है? तो गवर्नमेंट चाहे जितना पैसा छाप सकती है, तो जब वो ज़्यादा पैसा छाप देगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी तो आपका रुपए की वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी। ऐसा ही हुआ था सन 2000 के आसपास अफ्रीकन कंट्री जिम्बाब्वे में। वहाँ पे गवर्नमेंट ने इतना पैसा छाप दिया और भर भर के लोगों को दे दिया, तो वहाँ एक बिस्किट का पैकेट लेने के लिए भी लोगों को थैला भर भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे। हुआ ये कि गवर्नमेंट ने लोगों को इतना पैसा दे दिया और रिसोर्सेज तो वही के वही थे, उससे रिसोर्सेज नहीं बढ़ जाते। अगर आज पूरे देश में भी लोगों को पैसा बांट दिया जाए, हमारे देश में भी, तो रिसोर्सेज वही रहेंगे, बस लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। तो वहाँ भी यही हुआ, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई तो वो चीज़ों को हायर रेट्स में भी खरीदने लगे। अब धीरे धीरे उनके रेट इतने हाई हो गए हर चीज़ के कि उनको थैला भर भर के पैसे ले जाने पड़े। और एक टाइम आया कि उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गई। एट लास्ट जिम्बाब्वे सरकार को ये करना पड़ा कि उनकी करेंसी बंद करके और उनको अपने देश में यूएस डॉलर लागू करना पड़ा। तो ये फिएट करेंसी का नुकसान है। दूसरी तरफ फिएट करेंसी के कुछ फायदे भी हैं। फिएट करेंसी पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, उससे देश में क्रेडिट सप्लाई, लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट और मनी वेलोसिटी को मेंटेन करने में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आज दुनिया में ऐसी कोई भी करेंसी नहीं है जो फुल्ली बैकअप्ड हो गोल्ड से। नॉर्वे की करेंसी को सबसे सेफ करेंसी माना जाता है। वो 23.3% उनके पास ट्रेजरी है, सबसे ज्यादा एसेट्स उनके पास है उनकी करेंसी के मुकाबले। आने वाले दिनों में हम एक टॉपिक को और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम पूरे मनी सप्लाई को कैसे अफेक्ट करता है, इस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ इसमें नया जानने को मिला होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जाके चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।